गया। तो जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। आवृत्ति वो नहीं बदलेगा, सिर्फ तरंग दैर्ध्य और चाल बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि पूछेगा ना कि किस चीज पे जो है ध्वनि की, जो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो ध्वनि की चाल है वो किस पे निर्भर नहीं करती है, तो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जो आवृत्ति है वो नहीं बदलता, ठीक है। सिर्फ उसका चाल और तरंग दैर्ध्य बदलेगा, चाल और तरंग दैर्ध्य बदलेगा, तो इसलिए आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। अब ध्वनि पे जो है प्रभाव देखते हैं तो दाब का, ताप का, आर्द्रता का। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। ध्वनि पे जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि का चाल भी बढ़ेगा, ठीक है। ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ेगी और आर्द्रता जितनी अधिक होगी उतना ही ध्वनि का चाल होगा। इसलिए कि देखिए नमी युक्त वायु है तो उसमें क्या होगा कि आर्द्रता अधिक होगी, जो नमी युक्त वायु है तो उसमें ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमी युक्त वायु जो है उसका घनत्व क्या होता है, जो शुष्क वायु है उसके अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक। तब इसलिए उसमें क्या होगा, चाल अधिक होगा। और वहीं अगर हम लोग तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो समझ में आता होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो ध्वनि की जो ये तीव्रता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग जितने दूरी पे हैं क्या होगा, ध्वनि उतना कम सुनाई देगा, फिर तीव्रता उतनी कम होगी, तो वो दूरी के जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। उसके आवृत्ति के और आयाम और माध्यम का जो घनत्व है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दो चीज याद रखिएगा, आयाम और माध्यम का घनत्व, इन दोनों के क्या होगा, आवृत्ति आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है उसके वर्ग के, और उसके माध्यम के जो घनत्व है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। देखिएगा हाइड्रोजन में है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है, हाइड्रोजन में 1269, ठीक है, 1269 मीटर पर सेकंड होगा। ये मीटर पर सेकंड में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताइएगा जो यही अगर देखिए एक 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे याद रखिएगा क्योंकि उसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर रहता है, तो जैसे कि इसमें 1269 है तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, थोड़ा याद है ना कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस वो तापमान बढ़ा तो चाल भी बढ़ता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस 1269 है तो 25 डिग्री पे 1284 हो जाता है, ठीक। बताइएगा समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1533 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक वायु का याद रखिए 332 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक हाइड्रोजन का 1269, समुद्री जल का 1533 और एल्युमिनियम का 6420, ठीक है। एल्युमिनियम का 6420, हाइड्रोजन का 332, वायु का 332, हाइड्रोजन का 1269 और समुद्री जल का 1533, ठीक है, 1533 होता है। देखिए और जो ध्वनि में जो मतलब वायु में जो ध्वनि की चाल है ना उसके अपेक्षा अगर स्टील में देखेंगे तो 15 गुना अधिक होता है, ठीक है। कितना गुना होगा, 15 गुना अधिक होता है, लगभग 15 गुना अधिक तेज से वो उसमें गति करता है। और जैसे ताप का प्रभाव था तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो बताइएगा उसका चाल में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होगा तो उसका जो है चाल कितना बढ़ेगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड बदलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है ध्वनि का लक्षण है 3 तरह का होता है, एक उसका प्रबलता होता है, ठीक है, एक उसका होगा तारत्व जो पिच होता है, ठीक है, और एक उसमें होता है गुणता, क्वालिटी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो प्रबलता है ये होता है कि हम लोग किसी भी ध्वनि को जो तेज या धीमा जो सुनते हैं ये इसकी प्रबलता है, और इसको मापने किसी से मापा जाएगा, फोन से, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि ध्वनि की प्रबलता को किससे नापेंगे तो वो फोन से मापा जाता है, ठीक। उसके बाद तारत्व आता है, पिच, ये जो होता है ना इसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है, मतलब जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करेगा उसका तारत्व यानी कि जो पिच होता है, ठीक है। तो तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करता है, तो जितना ही अधिक होता है ना ध्वनि उतनी पतली होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि गर्ल्स का माना जाता है कि वॉइस पतला होता है, ठीक है, तो क्या उसका पिच जो है वो अधिक होता है, ठीक है, पिच उसका अधिक होता है। WH के अकॉर्डिंग जो है कितने डेसिबल को जो है माना गया है कि ये मानसिक मतलब हम लोग के लिए सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित 45 डेसिबल, ठीक है। WH के अकॉर्डिंग 45 डेसिबल जो है वो मनुष्य के कान के सर्वाधिक सुरक्षित ध्वनि का स्तर माना गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अधिकतम श्रव्यता सीमा देखें तो वो कितना डेसिबल होता है, 95 होगा, ठीक है। 95 डेसिबल जो है वो अधिकतम श्रव्य सीमा होता है, इससे अधिक तीव्र ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाएगा, ठीक है, 95 डेसिबल होगा, ठीक। और अगर शांत क्षेत्र के लिए होगा तो
50 डेसिबल। शांत क्षेत्र के लिए 50, आवासीय के लिए 55, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे तो 70 डेसिबल होता है। शांत के लिए 50, ठीक है, आवासीय के लिए 55 और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल। WHO के अकॉर्डिंग 45 डेसिबल है और मनुष्य का जो है अधिकतम श्रव्य सीमा जो माना जिससे आगे नहीं सुन सकता है वो 95 डेसिबल होगा, ठीक है। अब बताइए आप प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर, ठीक है। 17 मीटर मतलब अप्रॉक्स में 16.6 है लेकिन 17 मीटर लेते हैं, ठीक है। अब बताइएगा जो परावर्तन मतलब ये जो दिन की अपेक्षा रात में हम लोग अधिक तेज ध्वनि सुनते हैं, ये किस घटना के कारण? अपवर्तन, ध्वनि के अपवर्तन के कारण से, ठीक है। देखिए ध्वनि का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, डॉपलर प्रभाव। देखिए ध्वनि का विवर्तन क्या होता है कि ध्वनि की जो कोटि है ना वो 1 एम की होती है, ठीक है, 1 होगा इसका। तो उसमें क्या होता है कि अगर इसी कोटि का जो है कोई व्यवधान उसके सामने आता है तो वो उससे मुड़ के अपना रास्ता अलग कर लेता है, ठीक है। विवर्तन, इसी को उसका विवर्तन कहते हैं कि जिस कोटि का ध्वनि अगर उसी कोटि का आगे में कोई मतलब व्यवधान आया किसी तरह का, मतलब कुछ रख दिया तो वो ध्वनि जो है मुड़ के अलग दिशा में जाएगी, इसी को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। और व्यतिकरण क्या होता है कि जो समान आवृत्ति या आयाम होता है इसी की ध्वनि जो होती है ना तरंगे, अगर एक साथ एक बिंदु पर पहुंचती है तो ऊर्जा स्तर जो होता है वहां पे बढ़ेगा, इसी को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। पुनः वितरण हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर पूछा है कि कोलकाता के राजभवन में जो है, पहले कल वाला एक बार ऐसे ही बता देते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस क्या बोले 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को भारत और बांग्लादेश कितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किए थे? 3 किए थे, ठीक है। रेलवे लाइन है, एक थर्मल पावर पॉइंट है और एक बंदरगाह के लिए है, ठीक है। बंदरगाह के लिए जो है ये मोंगला पोर्ट के बारे में, ठीक है। बताइएगा 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन जो है किन के लिए है? डॉक्टर्स के लिए, MBBS डॉक्टर्स के लिए भारत घोषणा किया, ठीक है। बताइएगा 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब करेगा, राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है, ठीक है। बताइएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है अंडर 10 कैटेगरी में किनको दिया गया है? विहान काल्या को, जो कि बेंगलुरु के हैं। और बताइए विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और इसी के अवसर पे जो है सांस्कृतिक साहित्यिक होता है वो शहर कोझिकोड को, और अगर सांस्कृतिक देखा जाए संगीत के लिए देखा जाए तो ग्वालियर को, ठीक है, चुना गया है। बताइए रोहिणी नैयर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को, ठीक है, दीनानाथ राजपूत को किया गया है, ठीक है। अभी कोलकाता के राजभवन में जो है प्रतिष्ठित एक सिंहासन कक्ष था, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? एकता कक्ष। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया, ठीक है। मुझे कोलकाता के गवर्नर अभी कौन है? सीवी आनंद बोस, ठीक है, सीवी आनंद बोस है। बताइएगा आवारा कुत्तों को स्टरलाइज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भूटान है, ठीक है, भूटान बन गया जो, ठीक है। अभी रेबीज का भी मतलब ऐसा कहा गया है कि विश्व में जो है ना साल भर में 59,000 के करीब जो है लोग रेबीज से मर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आवारा कुत्तों के लिए स्टरलाइज करने के लिए भूटान जो है काफी टाइम से ये अभियान चला रहा था, जो अभी आके कंप्लीट हो गया। बताइएगा भूटान की राजधानी थिम्पू है और उसका करेंसी न्यूक्लियम होता है, ठीक है। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ इसके देश ही है, ठीक है, बहुत छोटा सा ये देश है। बताइएगा अभी जो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में जो है मुंबई को कौन सा रैंक मिला है? 4th रैंक पे है मुंबई, ठीक है। ये ग्लोबल रैंकिंग हुआ है और अगर इसका इंडेक्स पूछेगा तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स है, ठीक है ना। और इसको जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसपे जो है प्रथम स्थान पे जो है मनीला है, ठीक है, दूसरे पे दुबई और तीसरे पे संघाई है, और मुंबई को 4था स्थान मिला, ठीक है। और अगर दिल्ली को जो देखा जाए तो 10वां स्थान मिला है, ठीक। बताइएगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD कौन बने हैं? दीपेश नंदा, ठीक है, दीपेश नंदा बने हैं। और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है वो कौन से स्टेडियम में किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। ये कहाँ पे है? मुंबई में। और इससे पहले इन्हीं के नाम पे वहां पे एक स्टैंड भी बना था, वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो है एक स्टैंड भी बनाया गया था। बताइएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था, ठीक है, 2014 में दिया गया था। और उसी से 1 साल पहले 2013 में जो है इसी स्टेडियम में अपना लास्ट गेम खेले थे, उसके बाद संन्यास भी ले लिए थे, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बताइएगा अभी भारतीय मूल की एक लेखिका है जिनको 2023 का जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड दिया गया है, कौन है?
नंदिनी दास है, ठीक है, नंदिनी दास को ये दिया गया है। और बताइएगा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव जो है लखनऊ, हाँ यूपी के लखनऊ में किया गया, ठीक है। देखिए अभी इससे कंफ्यूज होना है कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था, ठीक है। तो ये 10 दिवसीय होता है, 1 से लेके 9 नवंबर या 10 दिसंबर 9 ये 10 तक मनाया जाता है, 10 नवंबर तक मनाया जाता है। और उत्तराखंड बना कब था? उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर को, मतलब ये 13 जिलों के साथ अलग हुआ था यूपी से, ठीक है। तो ये अभी लखनऊ में बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया। और इसके लिए जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है उत्तराखंड के सीएम को बुलाया गया था। कौन है वो? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है वहां के? गुरमीत सिंह, ठीक है। बताइएगा अभी जो है उत्तराखंड जो है इसकी समर कैपिटल कहाँ पे है? गैरसन में, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना उसकी कैपिटल देहरादून, ठीक है, लेकिन अगर उसका समर कैपिटल बोला जाए तो गैरसन, ठीक है। देखिए भारत में भी जो है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2022 का भी दिया है, इस ईयर में दिया है। इसमें बताइएगा जो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में फर्स्ट रैंक पे दिल्ली है, ठीक है। और पिछले बार कौन था? पिछली बार चेन्नई था, पिछली बार चेन्नई था, जो इस बार 5th रैंक पे आ गया, ठीक है। मतलब वहां पे दुर्घटना जो है वो कम हुई है। और प्रथम स्थान पे दिल्ली है, ठीक है, पिछली बार चेन्नई था। बताइएगा अभी केंद्रीय मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव जी जो है वो चिप फैब्रिकेशन और डिजाइन हब बनाने की बात की कि भारत जो है ना वो कुछ वर्षों में जो है चिप फैब्रिकेशन और एक हब बन जाएगा डिजाइन के लिए। तो वो अगले कितने वर्षों तक ये हो जाएगा? अगले 5 वर्षों में, ठीक है, अगले 5 वर्षों में उनका ये कहना है कि भारत जो है एक चिप फैब्रिकेशन हब बनेगा। और ये चिप किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर, मतलब इंटीग्रेटेड चिप जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बनते हैं। अच्छा बताइएगा सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे आगे कौन है? कौन सा कंट्री होगा? ताइवान है, ठीक है। तो समझिए वो 80% के अप्रॉक्स में जो है वो लगभग अकेले ही जो है सप्लाई करता है इस चीज का, ठीक है, सेमीकंडक्टर का। और यही रीजन भी है कि जो अभी जैसे है ना चीन चाहता है कि ताइवान उसके कंट्रोल में हो, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाह रहा है क्योंकि उसके पास जो है सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा है। और अगले कुछ वर्षों में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है टेक्निकल जो है क्रांति लाएगा, ये बहुत उपयोगी है। बताइएगा हमारे यहाँ जो है भारत में सेमीकंडक्टर पॉलिसी वाला पहला राज्य गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। बताइएगा अभी किस राज्य के हाईकोर्ट ने जो है महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के लिए आदेश दे दिया कि वहां पे अब टाइगर्स को रखा जा सकता है? ये कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है, गोवा में है। दिल्ली सल्तनत था ना? सल्तनत काल की जो है भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी, ठीक है, फारसी भाषा थी। और गुलाम वंश को जो है ममलुक सुल्तान, मतलब इनके जो वंश के सुल्तान थे उनको ममलुक सुल्तान भी कहा जाता था। बताइएगा गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, ठीक है। पहले एक बार जो है गुलाम वंश में जो मतलब सल्तनत काल में कितने वंश थे? कोई लोग है? एक लाइन से बताइएगा, बताइए कौन कौन सा? हाँ आप बताइएगा, ठीक है। इसका ना एक ट्रिक है, ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध ले, ठीक है, ऐसा, ठीक है। गुलाब वंश, गुलाब खिले से खिलजी वंश, तो गुलाब खिले तो तुगलक वंश, सुगंध ले स से सैयद और लौ से लोधी, ठीक है। ये 5 इसमें वंश था, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाब खिले तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। 1206 से शुरू हुआ, ठीक है। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। उसके बाद आया कौन सा? खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1398, ठीक है, ठीक है। तुगलक वंश में ना थोड़ा सा जो है ये भी होता है कि 1398 में क्या हुआ था कि जब तैमूर लंग जो है वो आक्रमण किया, ठीक है, तो कहा जाए तो उसका जो है तुगलक वंश खत्म तो मतलब हो गया कि चलो उसका शासन नहीं चल रहा था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ये 1320 से ना 1412 भी दिया जाता है, क्योंकि जो है नसरुद्दीन जो उसके जो नसरुद्दीन महमूद जो थे लास्ट जो थे तुगलक वंश के, तो वो 1412 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इस वंश को जो है ना 1358 के बदले 1412 भी है, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451 तक था, ठीक है। और 1451 से 1526 तक लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश खत्म हो गया था कब? जब इब्राहिम लोधी और जो ये मुगल शासक थे उनके बीच युद्ध हुआ, कौन सा? पानीपत का युद्ध, ठीक है, उसी में 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। तो देखिए पहले गुलाम वंश का लेते हैं, ठीक है। 1206 में स्थापना हुआ, कौन स्थापना किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, ठीक है। लेकिन देखिए अगर पूछेगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो
इल्तुतमिश को कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना वो लाहौर तक ही रहे थे, वो दिल्ली कभी नहीं गए। इसका रीजन ये भी था कि जो गोरी मरे थे ना, तो उनका एक यालदौज और कुबाचा दो थे जो हमेशा लड़ते रहते थे उस चीज के लिए, ठीक है, कि मतलब वो वहां पे राज करेंगे। बट कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए, कुबाचा से तो अपनी बहन की शादी करवा दिए, तो वो तो उनके साथ मिल गए, लेकिन यालदौज से उनको हमेशा खतरा रहता था, इसलिए वो लाहौर तक ही रह गए, ठीक है, और वो लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो तो ऐबक तुर्क जनजाति के थे, और ये जो है अपना राज्याभिषेक कब किए थे, डेट, हाँ 24 जून 1206 को किए थे, ठीक है, 24 जून 1206 को किए थे। और बताइएगा गुलामों को जो है फारसी में क्या कहा जाता था, बंदगाह, ठीक है, बंदगाह कहा जाता था, ठीक है, बंदगाह कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, ठीक है, लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है कुतुब मीनार जो है उसका नींव भी डाले थे, और इसको पूरा कौन किए थे, इल्तुतमिश के टाइम पे ये पूरा हो गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो फिरोज शाह तुगलक है उनके टाइम पे भी जो है उसकी ये 4 मंजिल का था, ठीक है, तो चौथी मंजिल जो है वो मतलब बिजली के कारण जो है वो गिर गई थी, तो वो 2 मंजिल और बनवा दिए, ठीक है, जिससे पहले जो ये था कितने फीट का था, 225 फीट का था, 2 मंजिल बनवाने के बाद कितने का हो गया, 9 बढ़ा 234 फीट का, ठीक है, 234 फीट का हो गया। तो ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो कुतुब मीनार है इससे संबंधित शासक कौन कौन से थे, तो एक फिरोज शाह तुगलक भी हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक तो नींव डाले थे, और इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था, तो ये 3 थे, हाँ ठीक है, 3 ये से उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। बताइएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त कौन किए थे, बख्तियार खिलजी, ये इन्हीं के अलाउद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हीं के सेना नायक थे, ठीक है। बताइएगा ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, 1210 में, चौगान खेलते वक्त 1210 में, और क्योंकि ये लाहौर में राजधानी था तो लाहौर में इनको दफना भी दिया गया था, ठीक है। बताइएगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली का और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का, इसको कौन बनवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाए थे। उनको लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, ठीक है। और बताइएगा इनको ना कुरान ख्वाह भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये कुरान को ना बहुत ही मतलब सुरीले शब्द में पढ़ा करते थे, इनको बहुत शौक था। बताइएगा इनको ना गुलामी, ये तो गुलाम थे गोरी के, तो इनको इस दास्ता से मुक्ति कब मिली थी, 1206 में तो ये दास्ता मतलब ये क्या किया कि अपना राज्याभिषेक करवा लिए, लेकिन उस टाइम तक भी ये गुलाम थे, इनको इससे मुक्ति मिली थी 1208 में, ठीक है, 1208 में। अब इनके बाद कौन थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, आराम शाह बने थे, ठीक है, आराम शाह, लेकिन वो 8 महीनों तक ही रहे थे, ठीक, 8 महीनों तक ही रहे थे। और उनकी हत्या कौन कर दिए थे, इल्तुतमिश। और इनके बाद तो आराम शाह को 8 महीने के लिए रहे थे तो उतना इनको नहीं दिया जाता, तो इनके बाद माना था इल्तुतमिश को। ये 1211 से 1236 तक रहे थे, ठीक है, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहे थे। और देखिए इल्तुतमिश को ही जो है ना मकबरा निर्माण का जो है इन्हीं को दिया जाता है, मतलब जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना मकबरा जो है वो नसरुद्दीन के मकबरे को माना जाता है, जो इल्तुतमिश ही बनवाए थे, इसलिए इनको मकबरा निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब 1205 से 6 में जो है एक खाखर जाति का विद्रोह हुआ था, ठीक है, खाखर जाति का विद्रोह हुआ था 1205 से 6 में। उसी टाइम पे जो गोरी का साथ देने में इल्तुतमिश और बलबन दोनों जो थे गोरी का साथ दे रहे थे, ठीक है। बताइएगा इल्तुतमिश जो है वो इल्बरी तुर्क तो थे, लेकिन जिस समय ऐबक का मृत्यु हुआ वो कहाँ के गवर्नर थे, इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे, ठीक है, बदायूं के गवर्नर थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, दिल्ली, लाहौर से ये दिल्ली ले गए थे। और ये पहले शासक थे जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक पदवी लिए, ठीक है, सुल्तान की वैधानिक पदवी लेने वाले खलीफा से पहले शासक इल्तुतमिश थे, इसलिए दिल्ली का अगर प्रथम सुल्तान भी पूछा जाए तो इल्तुतमिश बोलेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर तक ही सीमित रह गए थे, ठीक है। बताइएगा इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 में, 1236 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब देखिए चंगेज खां का आक्रमण में इल्तुतमिश के टाइम पे एक बार मतलब वो उनका डर एक बना रहता था, क्योंकि चंगेज खान और एक मंगबर्नी जो थे, ख्वारिजम शाह के जो पुत्र थे, मंगबर्नी नाम था, उनको जब चंगेज खान उनके बीच हुआ तो भाग के क्या हुआ, इधर यहाँ आने लगे थे, ठीक है। लेकिन ये जो है इल्तुतमिश उनकी सहायता नहीं की, जिसके लिए चंगेज खां यहाँ पे आक्रमण भी नहीं किया। अच्छा बताइएगा जो इल्तुतमिश जो है वो बिहार का प्रथम सूबेदार किसको बनाए थे, मलिक जानी को, ठीक है, मलिक जानी को जो है बिहार का प्रथम सूबेदार बनाए थे एवाज को हरा के, ठीक है, एवाज को हरा के वो मलिक जानी को जो है बिहार का प्रथम सूबेदार बनाए थे, ठीक।
और इल्तुतमिश का जब मृत्यु हो गया तो रुकुनुद्दीन फिरोज जो थे उनके बेटे थे, जो एक अयोग्य शासक थे, तो उनकी माँ ही रहती थी शासन में, जो थी शाह तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान नाम था उनका। अब बताइएगा जो मध्यकालीन में अगर प्रथम मुस्लिम महिला शासिका माना जाए तो वो कौन थी? रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम थी। अब जब इनका काल जो है वो शुरू हुआ था तो ये 40 तक रही थी। ठीक है, 36 से 40 तक रही थी। 40 में इनकी मृत्यु जो है वो कैथल में हुआ था। ठीक है, कैथल के पास कर दिया गया था 1240 में। बताइएगा रजिया सुल्ताना जो उनकी शादी किनसे हुई थी? अल्तुनिया से। ये कहाँ के गवर्नर थे? अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर थे। ठीक है, अल्तुनिया जो है वो भटिंडा के गवर्नर थे, जिनसे जो रजिया सुल्ताना की जो है शादी की हुई थी। बताइएगा रजिया सुल्ताना जो है अमीर आखुर की नियुक्ति जो है वो किनको किए थे? याकूत को किए थे। ठीक है, याकूत को किए थे, जमालुद्दीन याकूत थे। और ये जो है वो पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहना करती थी। ठीक, बताइएगा ऐसे सुल्तान कौन थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे? नसरुद्दीन महमूद थे। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद थे जो टोपी सीकर अपना निर्वाह करते थे। अच्छा बताइएगा मंगोल मतलब ये जो चंगेज खान थे, इनका जो एक और नाम था क्या था? तेमुचिन कहा जाता था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1163 में। ठीक है, जो चंगेज खान थे इनका जन्म जो है वो 1163 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1227 में हुई थी। ठीक है, चंगेज खान का जन्म 1163 में और मृत्यु 1227 में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? ये सुगाई बहादुर। ठीक है, ये सुगाई बहादुर जो है इनके पिता का नाम था। बताइएगा सिक्कों पर जो है टकसाल लिखवाने की जो परंपरा है ये कौन शुरू किए थे? इल्तुतमिश शुरू किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश इसको शुरू किए थे। ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य में एक होगा कि जो कुतुब मीनार था उसके निर्माण का कार्य पूरा करवाए। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो है यही जारी किए थे। उसके बाद चांदी का और जो ये पित्तल का जो था टंका और जित्तल जो था यही चलाए थे। और चांदी का टिक्का चांदी का जो टंका होता था वो कितने ग्रेन का होता था? 175 ग्रेन का। ठीक है, चांदी का जो टंका था वो 175 ग्रेन का होता था। इक्ता प्रणाली को भी इल्तुतमिश ही चलाए थे। ठीक है, इक्ता प्रणाली को चलाए थे और तुर्क एक चहलगानी नाम से जो ये संगठन बनाए थे इल्तुतमिश, तो इसको खत्म कौन किए थे? बलबन। ठीक है, बलबन इसको खत्म किए थे। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन किए थे? इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश किए थे। ठीक है, और इल्तुतमिश ही जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली ले गए और ये हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाए थे। ठीक है, हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाए थे। सब बताइएगा बलबन जो है ना अपने आप को खलीफा का सहायक कहते थे। ये कहाँ के मस्जिद के दीवार पे लिखा हुआ था? ठीक है, गुड़ मुक्तेश्वर का जो है ना मस्जिद है। ठीक है, उसके दीवार के जो है शिलालेख पे ये लिखे हुए हैं कि अपने आप को जो ये खलीफा का सहायक कहते थे। ये बलबन के बारे में वहां पे है, अपने आप को खलीफा का सहायक कहते थे। बताइएगा बलबन जो है उनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन नाम था। ठीक है, बहाउद्दीन उनका वास्तविक नाम था, लेकिन गद्दी पे वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठे थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठे थे। देखिएगा बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह जो हुआ था वो कौन किए थे? तुगरिल खां किए थे। ठीक है, तुगरिल खां किए थे 1279 में किए थे। ठीक है, 1279 में है। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था जो तुगरिल खां किए थे 1279 में। ठीक है, ये बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे। ठीक है, बताइएगा सीरी नामक नया नगर कौन बनवाए थे? देखिए सीरी का किला अलग है और सीरी नगर अलग है। सीरी का नगर जो है वो बलबन बनवाए थे, सीरी नामक नगर जो है वो बलबन बनवाए थे। और सीरी का जो किला है वो अलाउद्दीन खिलजी बनवाए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला बनवाए थे और नगर जो है वो बलबन बनवाए थे। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत भी बलबन ही किए थे और इसको खत्म जो है वो शाहजहां किए थे। ठीक है, इसको खत्म शाहजहां किए थे। बताइएगा बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन कौन से रहते थे? हाँ, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, दो हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है ये बलबन के दरबार में रहते थे। तो एक जो है सुख सप्तती नामक एक ग्रंथ थी जिसको चिंतामणि भट्ट लिखे थे। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद जो करवा के है इसका नाम तूतीनामा रख दिया गया था, सुख सप्तमी का। तो ये तूतीनामा जो फारसी अनुवाद जो वो कौन करवाए थे? नहीं, ये एक जियाउद्दीन नक्शबी थे। ठीक है, जियाउद्दीन नक्शबी जो थे वो चिंतामणि भट्ट के द्वारा जो रचित एक ग्रंथ थी सुख सप्तमी, उसका जो है फारसी अनुवाद में तूतीनामा नाम रखे थे। ठीक है, फारसी अनुवाद करवा के। देखिए उसके बाद क्या हुआ? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था?
शमसुद्दीन कैमूरस, ठीक है। शमसुद्दीन कैमूरस जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई। ये कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक बताइएगा। जो है खिलजी वंश की जो है स्थापना कौन किए थे? नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? किलो खड़ी में, ठीक है। किलो खड़ी में ये अपनी राजधानी बनाए थे। और जलालुद्दीन की हत्या, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहते, 1296 में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके जो है भतीजा और दामाद दोनों ही कह लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये भी जो है सिकंदर महान की, सिकंदर महान का ये था ना कि पूरा विश्व जीतना है, तो ऐसे ही इनको अपने नए प्रयोग के लिए ही जाना जाता है कि हमेशा ये नया नया प्रयोग करना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो भी सिकंदर महान की तरह जो है पूरा जो है सब युद्ध करके सब कुछ जीतना चाहते थे। तो ये इनको कौन रोके थे? किनके कहने पे जो है अपना ये मानसिकता बदल दिए थे? अल्लाह उल मुल्क, ठीक है। अल्लाह उल मुल्क नामक जो व्यक्ति थे जिनके कहने पे जो है ये सिकंदर महान जैसा अपना विद्रोह करने का जो मनसा था उसको बदल दिए थे, ठीक है। अब देखिए दिल्ली के सुल्तान कब बने? जब उनकी मृत्यु होगी तब 1296 में, ठीक है। देखिए 1290 से 30 तक है ना, 1320 तक। तो 1290 में तो बने थे कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उनकी मृत्यु 1296 में हुई, ठीक है, या कहें कि हत्या करवा दी गई। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बन गए, ठीक है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के हैं जो सबसे प्रिय सेनापति कौन थे जो मंगोलों के साथ विद्रोह करने के क्रम में मारे गए थे? जफर खान, ठीक है। जफर खान जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जो मंगोलों के साथ विद्रोह करने के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताइएगा नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव जो है ये कौन रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ही रखे थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ये 4 अध्यादेश भी जारी किए थे, ठीक है। 4 अध्यादेश था कि जब्ती प्रथा के बारे में था, एक था कि गुप्तचर संगठन बनाना था, ठीक है। और दिल्ली में जो है जो अमीरों का मेल मिलाप था उसको भी ये बंद करवा दिए थे, ठीक है। और दिल्ली में ही मद्य निषेध भी मद्य निषेध करवाए थे कि कोई भी मद्यपान वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है सल्तनत काल और मंगोलों के बीच में जो है एक सीमा थी। वो कौन सी नदी थी जो सीमा बनाती थी? रावी नदी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है सल्तनत काल और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो रावी नदी थी, ठीक है। रावी नदी थी। बताइएगा ये भू राजस्व की दर बढ़ाकर कितना कर दिए थे? 1/2 कर दिए थे। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे प्रथम सुल्तान थे जो भू राजस्व की दर 50% किए थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी तो थे ही, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भी थे, ये भी 50% कर दिए थे, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो पैमाइश तौर पे लिया करते थे ये राजस्व कर जो था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अनुमान कर पे लिया करते थे, ठीक है। अनुमान लगा के ये कर लिया करते थे और ये जो थे पैमाइश पे कर लिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिएगा ये धन का लूट का जो धन होता था जिसको खम्स कहा जाता था, ये कितना कर दिए थे सुल्तान का हिस्सा? पहले 1/4 था, बाद में कितना कर दिए सुल्तान का हिस्सा? 3/4 कर दिए थे, ठीक है। पहले 1/4 था, अब ये 3/4 कर दिए थे जो लूट का धन होता था उसको, ठीक है। सीरी का किला कौन बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और श्रीनगर बलवन, ठीक है। बताइएगा जो है भूमि की वास्तविक आय पर जो है राजस्व निश्चित करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। ये भूमि की वास्तविक आय पर जो है पहले राजस्व निश्चित करने वाले पहले मुस्लिम शासक थे, ठीक, पहले मुस्लिम शासक थे। देखिए एक इल्तुतमिश के बारे में एक चीज था कि जो अतारकीन का दरवाजा है, ठीक है, जैसे अकबर का बुलंद दरवाजा है ना, वो जो है यही अतारकीन के दरवाजे के प्रेरणा स्रोत ही बना था, इसको इल्तुतमिश बनवाए थे। ये कहाँ पे है? अतारकीन का दरवाजा जो है ये जोधपुर में, ठीक है। नागौर या जोधपुर में जो है अतारकीन का दरवाजा है जो अकबर के बुलंद दरवाजे का जो है प्रेरणा स्रोत बना था, ठीक है। इसी के प्रेरणा से अकबर जो बुलंद दरवाजा बनवाए थे और ये अतारकीन का दरवाजा जो है वो इल्तुतमिश बनवाए थे, ठीक है, इल्तुतमिश बनवाए थे। बताइएगा इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजे को, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजे को कहा जाता है। और देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी चलाए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवी अधिकार के सिद्धांत को भी चलवाए थे। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी की जो है कृति है, ठीक ना, व्यापक जो आर्थिक निधि की जो जानकारी है वो कौन सी जो है कृति में मिलती है?
तारीख है फिरोज शाही, ठीक है। देखिए फिरोज शाही में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दो है, एक है फतुहात फिरोज शाही, ठीक है, और एक है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फतुहात फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक का है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है उसमें अपना वृत्तांत जो लिखे हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। फतुहात फिरोज शाही, ठीक। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 को। 5 जनवरी 1316 को जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। और उनके मृत्यु के बाद ही जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो सिंहासन पर बैठ गए थे 1316 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और यही इन्हीं को जो है ना मतलब नग्न स्त्री पुरुष का जो है संगत बहुत पसंद था, जिनको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, ठीक है। और यही जो है खलीफा की उपाधि धारण किए थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो खलीफा की उपाधि धारण किए थे। बताइएगा ये जो मुबारक खां जो थे, मुबारक खिलजी जो थे, इनकी हत्या कौन कर दिए थे? खुसरो खां कर दिए थे, ठीक है। खुसरो खां जो है 15 अप्रैल 1320 को जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो यहीं पे क्या हुआ, खिलजी वंश समाप्त हो गया, क्योंकि ये लास्ट थे वहां पे, ठीक है। तो खिलजी वंश 1320 में समाप्त हुआ और वहीं से स्टार्ट हो गया था तुगलक वंश, ठीक है। तो ये जो इनकी हत्या किए थे, खुसरो खां की हत्या कर दिए, तो सॉरी खुसरो खां जो है मुबारक जो है खिलजी उनकी हत्या कर दी। तो खुसरो खां है ना, इन्हीं का नाम जो है नसरुद्दीन खुशवर शाह था, ठीक है। इनको कहा जाता है कि ये हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम थे और इन्हीं के बारे में नारा दिया जाता है कि ये इस्लाम के शत्रु थे, ठीक है। हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम जो है ये थे नसरुद्दीन खुशवर शाह थे, ठीक। बताइएगा तुगलक वंश जो है कब से कब तक था? 1320 से 1398 तक, ठीक है। 1320 से 1398 तक। और इसकी जो स्थापना कौन किए थे? गाजी मलिक, ठीक है। गाजी मलिक के थे, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, जो 8 सितंबर 1320 को गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। 8 सितंबर 1320। और इनकी माँ जो थी ना, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इनकी माँ जो थी वो एक हिंदू जाट महिला थी, ठीक है। हिंदू जाट महिला थी इनकी माँ जो थी। बताइएगा जो है अमीरों की भूमि को पुनः कौन लौटा दिए थे? मतलब अलाउद्दीन के टाइम पे था ना कि वो क्या कर रहे थे कि जो भी वक्फ या मिल्क में दी हुई जमीन थी, मिल्क का मतलब होता था जो राज्य के द्वारा जो जमीन आपको पेंशन के तौर पे या आपको क्या है कि जो आप ईमानदारी बरते हैं उसके लिए आपको दिया गया वो था। और वक्फ भूमि जो होती थी वो धर्मार्थ के रूप में मिला होता था, ठीक है। हाँ, तो धर्मार्थ के रूप में वो जमीन मिलती थी। तो उन दोनों को ये क्या कर रहे थे कि सारा जमीन ले लेके और सोच रहे थे कि हम अपने खालसा जमीन में बदल लें। तो ये सबका जमीन ले लिए थे। तो इसी को जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है पुनः लौटा दिए थे, ठीक है। इस जमीन को वो पुनः लौटा दिए थे। बताइएगा अगर कहा जाए कि नहरों के निर्माण करने वाला प्रथम शासक तो कौन होगा? मतलब ऐसा माना जाता है कि नहरों का सबसे प्रथम निर्माण कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक करवाए थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक करवाए थे। और यही तुगलकाबाद नामक एक शहर भी बनवाए थे, ठीक है, जो कि रोमन शैली में बना हुआ था। रोमन शैली में ये पूछता है कि तुगलकाबाद शहर जो है वो किस शैली में बना है? तो रोमन शैली में बना हुआ है। और उसको बनवाए कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक बनवाए थे। और गयासुद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी? 1325 में। और वो जो थे उस वक्त किस अभियान से लौट रहे थे? बंगाल के अभियान से, ठीक है। 1325 में जब वो बंगाल के अभियान से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जो हुई थी वो लकड़ी के महल में हुई थी, जो जूना खां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। लकड़ी के महल में हुई थी, जो जूना खां के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिएगा गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में हो गई। तो उसके बाद गद्दी पे कौन बैठे थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है भाई। जो जूना खां जो बोल रहे हैं वही है, जो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में बैठे थे। और उनकी मृत्यु हो गई थी 1351 में, ठीक है। 1351 में मृत्यु हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था उनका? ठट्टा नामक स्थान पे हुआ था। ठट्टा नामक स्थान पे उनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के वक्त जो थे वो कहाँ जा रहे थे? सिंधु की तरफ जा रहे थे, ठीक है। सिंध की तरफ जा रहे थे। इसका रीजन क्या था कि जब ये 1351 में जो उनकी मृत्यु हुई थी उसी टाइम पे जो है ना वो गुजरात में एक विद्रोह हो गया था, ठीक है। गुजरात में विद्रोह हुआ था तो उसी को दबाने के लिए वो गुजरात गए। लेकिन जब वहां गुजरात गए तो जिनके साथ विद्रोह हुआ था वो भाग के पराजित हो गए। वहां से भाग के वो सिंध की तरफ जाने लगे। उन्हीं का पीछा कर रहे थे जहाँ पे ठट्टा पे जो है उनको मतलब वो बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताइएगा स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अगर कहा जाए तो मध्यकालीन शासकों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान थे, ठीक है। सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान थे। इनको आयुर्वेद, गणित और खगोल शास्त्र का बहुत ज्ञान था।
ठीक है। बताइएगा जमात ए खाना मस्जिद जो है ये कौन बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जमात ए खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी बनवाए थे और कहा जाता है कि पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित ये प्रथम मस्जिद थी। ठीक है, जमात ए खाना जो है पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद थी। ठीक है, बताइएगा किनके मकबरे में जो है सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है? बलबन के मकबरे, बिल्कुल सही, बलबन के मकबरे में जो है सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, बताइएगा अमीर